नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं अपने एक छोटे से नोट्स के माध्यम से फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। फ्रांस की क्रांति के जो बीपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में हमेशा एक सवाल फ्रांस की क्रांति से लगभग रहता ही है, तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले इसके कारण को हम लोग देखेंगे। पहला कारण है राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, सामाजिक कारण। कोई भी कारण होता है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, ये सब कॉमन चीज़ है, टॉपिक कॉमन रहते हैं। आइए जानते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में है निरंकुश राजशाही, राज दरबार की विलासिता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अति केंद्रीकृत प्रशासन, प्रशासनिक अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। तत्कालिक कारण में है लुई सुलहवे की अयोग्यता। आर्थिक कारण में है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर वसूली प्रणाली, व्यापारी के व्यावसायिक अवरोध, बेकारी की समस्या, खेती में रुचि का न होना। दोस्तों, अगर कोई भी उत्तर लेखन में अगर हम ग्राफ, मानचित्र और अन्य डायग्राम के माध्यम से अगर मैं अपने आंसर में इसको डालने का प्रयास करते हैं तो उत्तर हमारा और आकर्षक और सुंदर बन जाता है, जिससे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको भी वह आंसर अच्छा लगता है और वो औरों की अपेक्षा 1-2 नंबर आपको ज़्यादा दे सकता है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं राजनीतिक कारण का। इसमें है निरंकुश राजशाही। यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजशाही थी। राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था और उसका इच्छा ही कानून थी। लुई 14वें का कथन था, मैं ही राज्य हूँ, तथा लुई 16वें का, मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना महाअपराध था। दूसरा है राज दरबार की विलासिता। राज दरबार की विलासिता में है कि राज दरबार विलासिता का केंद्र था। जनता से वसूला गया धन निर्ममता पूर्वक राजा अपने भोग विलास और आमोद प्रमोद पर खर्च करता था। जहाँ पे ये सब चीज़ें विद्यमान रहेगी वहाँ पे प्रशासनिक भ्रष्टाचार होना लाजमी है। तो तीसरा कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य राजा की चटुकारिता करना और अपना उल्लू सीधा करना था। प्रमुख पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैरवी के आधार पर होता था। चौथा है अति केंद्रीकृत प्रशासन। अति केंद्रीकृत प्रशासन में है कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी। उसके सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन नहीं था। इस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल पड़ गई क्योंकि राजा को भोग विलास से निकलकर प्रशासन की ओर ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं था। पांचवा है प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था का सर्वथा अभाव था। इसमें प्रशासन में एकरूपता कहीं भी नहीं झलकता था। विभिन्न प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। उनके यहाँ मापतोल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि मुद्रा के प्रचलन में भी एकरूपता नहीं थी। छठा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। पूर्व में यूरोप के देशों के यूरोप में जिस प्रकार के अन्य देशों में था उसी प्रकार यहाँ भी भाषणों और लेखों के माध्यम से आवाज़ उठाने की एकदम मनाही थी। बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर दंडित करने का प्रथा थी, जैसा कि हमारे यहाँ रोलेट एक्ट में किया गया था। न वकील न दलील वाली घटनाएं यहाँ भी चिरतार्थ है। दूसरा है सामाजिक कारण। देखो दोस्तों, फिर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम देने की प्रयास किया है ताकि वही कि इसमें उत्तर में सुंदरता थोड़ा झलके।
सामाजिक कारण में समाज 3 वर्गों या स्टेट्स में विभक्त था। पहला पादरी, दूसरा सामंत, तीसरा आम जनता, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग इसमें आते थे। पादरी और सामंत कर से मुक्त थे, बल्कि आम जनता पे विभिन्न प्रकार के कर समय समय पे लगाए जाते थे। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च विलासिता जीवन, पूरा विलासितापूर्ण जीवन था, बल्कि जबकि आम जनता की सामाजिक और स्थिति दयनीय थी। स्वास्थ्य शिक्षा निम्न स्तर का था। आर्थिक कारण, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में अंतर ही नहीं था। किस क्षेत्र से कितना धन आना है और किन किन मदों पे उन्हें कितना खर्च करना है यह निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी आ गई। जहाँ पे कोई भी रोड में नहीं रहेगा, वहाँ का शासन प्रशासन और आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तथा वहाँ आर्थिक तंगी आना लाजमी है। और दोस्तों इसमें फिर दूसरा है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। समाज के दो वर्ग पूर्ण रूप से कर से मुक्त थे। कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग यानी आम जनता पे था और कहा भी जाता था कि पादरी ओनली पूजा के लिए है, कुलीन वर्ग युद्ध के लिए है और जनता केवल कर देने के लिए है। देखिए क्या विडंबना है। फिर उसके बाद कर वसूली प्रणाली। कर निश्चित नहीं था, समय समय पे विभिन्न कर लगाए जाते हैं। राजा को जब मन किया जब वो कर आम जनता पे लाद देता था। इसी बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 7 सालों तक चला। दोनों देशों पे काफ़ी कर्ज हो गया। कर्ज की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों ने अमेरिकी कॉलोनियों पे कर बढ़ाया। फलतः अमेरिकी क्रांति हुई। उसके बाद फ्रांस में भी कर बढ़ाया गया। उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई। बेकारी की समस्या, औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। इसमें कार्यरत कारीगर मजदूर बेकार हो गए, अतः वे क्रांति के समर्थक बन गए। खेतों में लोगों का रुचि का न होना। ये स्वाभाविक है कि जब लोगों का खेतों में रुचि नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ की कमी होगी, खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। कोई भी वैज्ञानिक तरीका से खेती नहीं होती थी, क्योंकि जब तक आप आम जनता को त्रस्त रखेंगे तब तक कोई भी नया प्रयोग नई सोच विकसित हो ही नहीं सकती है। इसी बीच सैनिक असंतोष भी था। बौद्धिक कारण, देखिए इसी बीच बौद्धिक कारण में प्रबोधन होता है, विज्ञान साहित्य का विकास होता है। फ्रांस में अनेक दार्शनिक विचारक एवं लेखक हुए जिनमें प्रमुख थे वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो और क्वेसने। दोस्तों बीच बीच में कभी इसमें फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक के विचार भी कभी कभार दे देता है, तो हमने ये PDF के माध्यम से इसमें दे दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। उसके बाद विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति 1688 एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालिक कारण लुई 16वें की अयोग्यता। लुई 16वें की प्रशासनिक अनुभव का बिल्कुल अभाव था। भोग विलास के कारण राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था और वो भोग विलास में ही संलिप्त और मस्त मौला था। परिणाम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना पूरी दुनिया में प्रसारित। भारतीय संविधान ने भी इसे अंगीकार किया। मानवता तथा मानव के अधिकारों की बात हुई। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, खासकर यूरोप में। संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा विश्व को दिया। इसमें राजा की शक्ति को सीमित किया गया। आज भी कई देश इस तरीके को अपना रहे हैं, जैसे भूटान। सामंतों की शक्तियाँ निम्न मध्यम वर्ग के पास आ गई। चर्च की शक्ति को भी सीमित किया गया। क्रांति के बाद फ्रांस में बदलाव। उसके बाद फ्रांस राजा की तानाशाही से सेना की तानाशाही में तब्दील हो गया। चर्च पुनः खोला गया। उच्च शिक्षित वर्ग अपने देश में आ गए। बुर्बो वंश का पुनः फ्रांस पर आधिपत्य हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में डालने पर लुई 17वां फ्रांस का राजा बना। महिलाओं, किसानों, मजदूरों की आर्थिक स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।